कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 95, रेहान का रिश्ते से इनकार करना। अभी तक दोस्तों आपने सुना कि किस तरह वीरेंद्र दादाजी किया को अपनी मनु के केस की जिम्मेदारी सौंपते हैं और उसे पॉइजन का एंटीडोट बनाने को भी कहते हैं। किया भी दादाजी की बात मानकर मनु आंटी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे, जहां एक तरफ किया मनु आंटी से मिलने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेहान किया के घर जाने की तैयारी पर लगा था। वो आज रघुवंशी फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी प्यारी एंजल को किसी भी तरह का कोई डाउट हो। इतने दिनों बाद तो उसकी एंजल उसे मिली थी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी गलतफहमी के वजह से वो उससे फिर से दूर हो जाए। इस वजह से वह सारे रिश्ते तोड़ देना चाहता था, क्योंकि वह सायरा को समझाते समझाते थक चुका था। पर सायरा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी, इसलिए उसने सोचा कि जब वो उसके फैमिली से मिलकर रिश्ता तोड़ लेगा तो उसके घर वाले खुद सायरा को समझा देंगे, जिससे शहर उसके पीछे आना बंद कर देगी। यही सोचकर रेहान अपने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा था। वह मयंक के रहते ही रघुवंशी विला जाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर किया अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि वह अपने साथ शंकर को लेकर मनु आंटी से मिलने जाती। क्योंकि मनु आंटी की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वह शंकर को देना चाहती थी, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह खुद उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करे, पर शंकर को यह जिम्मेदारी दे देगी तो शंकर बहुत ही अच्छे से उनकी सिक्योरिटी को मैनेज कर लेगा और पता भी लगा लेगा कि उन पर अटैक करने वाला कौन था। वहीं दूसरी ओर रेहान ऑफिस का काम जल्दी से खत्म करके अपने साथ ऋषभ को लेकर मयंक के घर के लिए निकल जाता है। वह मयंक के घर जल्दी पहुंचना चाहता था, जिस वजह से वह सभी से मुलाकात कर सके, वरना उसे दिन की तरह वह किसी से मुलाकात नहीं कर पाएगा। और फिर वह बार बार यहाँ आना भी नहीं चाहता था। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह एक ही काम को करता रह जाए। वही रेहान जब मयंक के घर पहुंच जाता है तो घर पर किया के मम्मी पापा, किया की चाचा चाची, मयंक, अमन, विवान और सायरा सभी लोग मौजूद थे, शिवाय किया को छोड़कर, क्योंकि किया इस वक्त अपने फार्म हाउस जा चुकी थी। आखिर में उसे भी वक्त नहीं था, जिस वजह से वह एक काम को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकती थी। वही जब रेहान घर के अंदर आता है तो उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। आखिर में कितने दिनों बाद वो उनसे मिलने आया है। किया के पापा राजेंद्र जी रेहान का वेलकम करते हैं। रेहान सभी को ग्रीट करता है। वही किया की मम्मी रेहान को देखकर काफी खुश हो जाती है। आखिर में वह रेहान को बहुत पसंद करती हैं, और किया की मम्मी और मनीषा जी बचपन की दोस्त भी हैं, इस वजह से उन दोनों में काफी ज्यादा प्यार है। और वही रेहान भी किया की मम्मी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। रेहान को देखकर तो सायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर में आज रेहान उसके सामने जो था वो है बिना पल के झपकाए रेहान को एक तक देखे जा रही थी। वही रेहान की तो आंखें ही छोटी हो जाती है। सायरा को देखकर उसे पता था कि सायरा उसे किस तरह से देख रही थी, फिर भी वह सायरा को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, जैसे वह यहाँ बैठी ही ना हो। वही किया की चाची अमायरा रेहान से बड़े प्यार से पूछता है, बेटा आप कैसे हैं, और बहुत दिनों बाद यहाँ आना हुआ। रेहान भी मुस्कुरा कर जवाब देता है, आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और मैं कुछ काम से यहाँ आया हूँ। रेहान की बातों को सुनकर राजेंद्र जी पूछते हैं, बेटा जी कहिए ना, क्या काम है? हमसे जो बन पड़ेगा वह हम आपके लिए जरूर करेंगे। तभी रेहान उन्हें मना करते हुए कहता है कि अंकल ऐसा भी कोई काम नहीं है, वो कुछ बात करनी थी। वही मयंक चुपचाप रेहान की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, बेटा इतनी भी क्या जल्दी थी जो बिना दादा दादी और मम्मी पापा के अकेले ही कूद पड़े रिश्ता तोड़ने के लिए। लेकिन तोड़ो तोड़ो रिश्ता, आगे तुम ही रोने वाले हो। इस समय तो मयंक के दिल में लड्डू फूट रहा था। वह चाहता तो रेहान को सब कुछ बता सकता था, पर वह क्यों बताएं? वह तो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी प्यारी बहन इस जैसे हार्टलेस के हाथों में पड़े। आखिर में उसकी बहन इतनी प्यारी जो है, और अगर रेहान उसके पीछे पड़ गया तो वह अपनी बहन के आसपास बैठता तो दूर उसे ठीक से देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि मयंक अच्छे से जानता था कि रेहान अपने चीजों के लिए कितना ज्यादा पजेसिव रहता है। यहाँ तो बात उसकी एंजल का है। मयंक तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर वह बोल बिल्कुल नहीं रहा था। वही रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कहाँ से शुरू करें, पर वह बात तो आज करके ही जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर वाले बिल्कुल बात करने वाले नहीं है और वह किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था। इस वजह से वह अमायरा जी की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी अंकल दरअसल बात ये थी कि मैं यहाँ अपने रिश्ते की बात करने आया था। उसकी बातों को सुनकर जहाँ सायरा के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, वही राजेंद्र जी और उनकी वाइफ थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से रेहान बोल रहा था इससे कुछ अच्छा डाउट नहीं हो रहा था। फिर भी वह चुप रहते हैं। अभी उन्हें रेहान की बातें ही सुना सही लगता है। वही अमायरा की खुशी खुशी रहती हैं। हाँ बेटा जी कहिए ना, आपको क्या बात करनी है? वैसे आप अपने मम्मी पापा को साथ ले होते तो और अच्छे से रिश्ते की बात हो जाती। उनकी बातों को सुनकर रेहान समझ जाता है कि इन लोगों को अभी गलतफहमी हो रही है। वो तभी उन्हें बीच में ही रोते हुए कहता है कि आंटी पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि बचपन में बनाए गए उसे रिश्ते को मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। आखिर में हमारी भी अपनी कोई लाइफ है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अभी तो हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी हमारा रिश्ता तय कर दिया गया। इस तरह का आज के जमाने में कौन करता है? और मैं तो इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानूंगा। बचपन में तय किया गया रिश्ता जरूरी नहीं है कि हम उसे निभाएं, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार नहीं करते हैं तो हम उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। और आपको तो पता है कि मैं इस तरह के किसी भी बंदिशे में नहीं पड़ना चाहता। उसने एक बार भी सायरा का नाम नहीं लिया, क्योंकि वह जान रहा था कि सायरा इस वक्त उसी को देख रही है और हो सकता है कि उसके ऐसा कहने पर उसे बुरा लगे और वो किसी भी तरह का बखेड़ा शुरू कर दे। वह शांति से इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था। रेहान की बातों को सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है और सायरा की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। उसे कहाँ लगा था कि वो उसे अपनी शादी की बात करने आया है, लेकिन ये क्या हुआ? ये तो उसे अपना रिश्ता ही तोड़ने आया है। सायरा का दिमाग तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ रेहान की एक बात ही सुनाई पड़ रही थी कि वह इस रिश्ते को नहीं निभाएगा। इस वक्त उसकी आंखों के आंसू भर गया था। बस लुढ़कने की देरी थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से रेहान को देख रही थी। वह कितना पसंद करती है रेहान को। आखिर में उसमें क्या कमी है जो रेहान उसे इस तरह से रिजेक्ट कर रहा है? वही जल्दी से अमायरा जी रेहान को समझाते हुए कहती हैं, बेटा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर में ये रिश्ता आज से नहीं बरसों पहले तक हो गया था, जिसे हम और आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ये हमारे बड़ों ने ही डिसाइड कर लिया था। क्या आप उनके मान सम्मान के लिए इतना नहीं कर सकते हैं?
वही रेहान को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्या वह इस दुनिया से गए लोगों के मान सम्मान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? क्या उसके अपना कोई मान सम्मान नहीं है? उसका अपना कोई सपना नहीं है? क्या वह एक अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं डिजर्व करता है? रेहान अपनी आवाज को थोड़ा हार्ड करके कहता है, आंटी जी, मुझे जो कहना था मैंने वह कर दिया, बाकी आप लोग समझे, पर मुझे उसे बनाए गए पुराने परंपरा और रीति रिवाज को नहीं मानना है। मैं जीता हूँ और जब मेरा आज ही नहीं होगा तो वो पुराने परंपरा और रीति रिवाज कहाँ होंगे? और जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसे चीज के साथ में जबरदस्ती अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। वही सायरा से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान उसे क्यों रिजेक्ट कर रहा है। तभी राजेंद्र जी कहते हैं, बेटा जी, क्या बात है? आप कोई तो बात होगी जो आप इस रिश्ते को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भी है आपके दिल में आप कहिए। रेहान उनकी तरफ देखा है और कहता है कि अंकल जी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, पर मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है। बस इतनी सी बात है जो आप लोग भी समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते और मुझे लगता है कि आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी इस तरह के रिश्ते में बंद कर अपनी खुशियों को बर्बाद कर ले। बातों को सुनकर सब बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं। रेहान के कहने का क्या मतलब है? अगर वह शादी कर लेगा तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसका क्या मतलब होगा? सभी के मन में यही बात चल रही थी। वही मयंक अब भी उन सब को देख रहा था, पर उसने एक बार भी बोलने की जरूरत नहीं उठाई। वह तो अच्छे से जान रहा था कि रेहान इस रिश्ते को क्यों तोड़ रहा है। अब जब सायरा से बर्दाश्त नहीं होता तो वह तुरंत उठकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और रेहान के पास आ जाती है। वह जल्दी से रेहान के हाथों को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि रेहान, ऐसी क्या बात है? प्लीज मुझे बताओ, तुम मुझसे क्यों नहीं शादी करना चाहते हो? देखो रेहान, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज इस तरह से मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। रेहान को सायरा का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वह जल्दी से अपना हाथ सायरा के हाथों से छुड़ा लेता है और कहता है, बिहेव योरसेल्फ सायरा। ये किस तरह की हरकत है? रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते हैं और मैं तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, फिर भी तुम्हें एक बात में समझ नहीं आती है। वही सायरा अब भी रेहान को नहीं छोड़ती है और फिर से कहती है, प्लीज रेहान, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिर में मेरी गलती ही क्या है? या फिर तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है? आखिर में क्या कारण है जो तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हो? जैसे ही सायरा ये कहती है कि तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है, रेहान उसे एकटक देखने लगता है। वह इस बात का क्या जवाब दे? क्या इन लोगों को सच बता दे कि हाँ, उसे कोई दूसरी लड़की पसंद है, या फिर उसके बारे में कुछ ना बताएं? फिर वो कुछ सोचकर इस बात को किसी के सामने जाहिर न करने की सोचता है। तो आप आगे क्या होने वाला है दोस्तों? रेहान की बातों को सुनकर सायरा के मम्मी पापा का रिएक्शन होगा और मयंक अब भी चुप रहेगी या कुछ बोलेगा? सायरा क्या करेगी? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों, आपने कहा है कि कल मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, तो मैं बता दूं, कल हमारे प्रयागराज में बहुत ही ज्यादा नेट की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से स्टोरी तो मैंने लिख ली थी पर वह अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए माफी चाहती हूँ। एपिसोड 96, किया और मनीषा जी की मुलाकात। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से रेहान सायरा के साथ तय किए गए रिश्ते को तोड़ने के लिए रघुवंशी विला आया हुआ है। अब आगे रेहान की बातों को सुनकर और सायरा को इस तरह रोता देखकर सायरा के मम्मी पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
आखिर में उनकी प्यारी बेटी की आंखों में आंसू उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वह जानना चाहते थे कि रेहान इस रिश्ते को क्यों तोड़ रहा है। सायरा के पापा अशोक जी कहते हैं कि रेहान, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए, मैं आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर में ऐसी कौन सी बात है जो आज अचानक से आप इस रिश्ते को तोड़ने पहुंच गए हैं। इस समय उनकी आवाज सॉफ्ट नहीं थी, उनके अंदर थोड़ा गुस्सा भरा हुआ था। फिर से वह कहते हैं कि क्या आपने एक भी बार अपने घर वालों से इस बारे में चर्चा की? क्या वह लोग भी यही चाहते हैं या आप अपने से ही कह रहे हैं? वहीं उनकी बातों को सुनकर रेहान को भी अच्छा नहीं लगता है और वह भी थोड़ा हार्ड वे में कहता है, हाँ अंकल, मैं अपने घर पर बात कर ली है और मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातों से उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। उसकी बातों को सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। तभी सायरा की मां कहती है कि पर रेहान, उन्होंने तो हमें किसी भी तरह से सूचित नहीं किया, ना ही किसी ने हमसे किसी तरह का बात किया है। अगर यही बात थी तो आपके घर वालों को हमसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह से अचानक से रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब है? ये रिश्ता हमारे बड़े बुजुर्गों ने तय किया है, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है और अब फिर से वही बातें दोहराई जा रही हैं। इस वजह से आपको पता है हमारे फैमिली रिश्ते पर किस तरह का असर पड़ेगा। सायरा के मन की बातों को सुनकर रेहान कुछ नहीं कहता। उसे कोई मतलब नहीं था फैमिली रिश्तों के आसार पड़ने का, पर वह इस वजह से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाला है। सायरा के साथ उसका दिल अपनी एंजल के बिना नहीं धड़कता, तो वह अपने दिल में कैसे किसी को जगह दे सकता है। रेहान चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ रुककर उसे बहस करने का कोई मन नहीं था। वह तो पूरे साल में भी इतनी बातें नहीं करता जितना आज अपने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए इन लोगों से कर रहा था। अगर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ना होता तो वह यहाँ एक मिनट बिल्कुल ना रुकता। वही इस तरह रेहान को खड़ा होता देखकर सब समझ जाते हैं कि अब रेहान यहाँ नहीं रुकने वाला है। रेहान को अभी उनकी दूसरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि इन लोगों ने अभी किया के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। रेहान उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी पर मैं ये रिश्ता बिल्कुल नहीं मानता हूँ और ना ही आगे निभाऊंगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। रे सब तो अब तक सब कुछ मुंह खोले देख रहा था, आखिर में उनके पास इस तरह से कैसे अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ को भी सायरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह तो दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि जब भी सायरा ऋषभ से मिलती थी उसकी इंसल्ट ही करती थी और ऋषभ भी अच्छे से जानता था सायरा किस तरह की लड़की है। रेहान के निकलते ही ऋषभ भी जल्दी जल्दी उसके पीछे निकल जाता है। वही मयंक अब भी चुपचाप बैठा था। बाकी अमन और विवान को तो इससे जैसे कुछ मतलब ही नहीं था, वह तो अब तक की स्टोरी को चुपचाप सुन रहे थे। उसे उन दोनों को अपने इस नकचड़ी बहन से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। वही सायरा का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वही जल्दी से सायरा की मम्मी अपनी जगह से उठकर सायरा को शांत करने लगती है। वही सायरा अपनी माँ से कहती है कि माँ, आखिर में ऐसी भी क्या बात हो गई जो रेहान ने इस तरह से आकर रिश्ता खत्म करना चाहता है। मन में रेहान को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, प्लीज आप कुछ करिए ना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वहीं इस वक्त राजेंद्र जी और उनकी पत्नी भी यही सोचकर परेशान थी कि आखिर में रेहान इस तरह से क्यों अचानक से आकर रिश्ता तोड़ गया। आखिर में ऐसी भी क्या बात हुई होगी, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजेंद्र जी अशोक जी से कहते हैं कि हमें रेहान के दादाजी से बात करनी चाहिए। आखिर में ऐसी क्या बात है जो रेहान इस तरह से अचानक से यहाँ आकर वहाँ दूसरी तरफ किया शंकर और अपने गार्ड के साथ अपने दादाजी के दिए एड्रेस पर निकल जाती है। इस समय किया ने मास्क लगा रखा था और वह अपने रियल चेहरे के साथ थी, क्योंकि वह इस तरह का मेकअप सिर्फ अपने घर पर ही करती थी।
या उसे जगह जहां उसे जरूरत होती थी, लेकिन जहां वह माफिया की आइडेंटिटी के साथ जाती थी वहां अपने रियल फेस के साथ ही जाती थी, क्योंकि वह सर से पांव तक पूरी तरह से खुद को कवर कर करके जाती थी। इस वजह से उसका फेस रिवील होने का उसे कोई भी डर नहीं होता था और वह आज भी उसी तरह से जा रही थी। लगभग 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद वह लोग उसे बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। इस समय किया की गाड़ी के साथ 2 गाड़ियां उसके गार्ड की भी चल रही थी, एक आगे और पीछे। वही जब में गेट के पास वह लोग पहुंचते हैं तो गेटकीपर गेट ओपन नहीं करते हैं। वह जल्दी से कॉल करके अंदर सूचित करते हैं, जिससे मनीषा जी को पता चल जाता है कि वह लोग आ गए हैं। वह तुरंत गेटकीपर को उन्हें इज्जत के साथ अंदर लाने को कहती है। गेटकीपर गेट ओपन कर देते हैं। अंदर 10 बॉडीगार्ड उनकी कार के साथ चलने लगते हैं। जैसे ही उनकी कार रुकती है, वह बॉडीगार्ड दौड़कर जाकर डोर ओपन करते हैं और रिस्पेक्ट के साथ उन सबको ग्रीट करते हैं और अपने साथ अंदर आने के लिए कहते हैं। किया की नजरें इस समय विला के चारों ओर स्कैन कर रही थी, मानो वह एक ही नजर में सब कुछ देखकर आंखों में बस लगी। उसे यहाँ सब कुछ सही लगता है, वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। इस वजह से वह जहाँ भी जाती थी हमेशा अलर्ट रहती थी। किया देख सकती थी कि यह विला काफी ज्यादा आलीशान था। यह विला सिटी के आउटसाइड बना हुआ था, जिससे वह अंदाजा लगा सकती थी कि यह विला उनके कभी कभार यहाँ आकर टाइम स्पेंड करने के लिए बनाया गया होगा। किया बाकी सब कुछ इग्नोर कर गार्ड के साथ अंदर चली जाती है। उसके साथ ही शंकर और उसके 4 बॉडीगार्ड और चल रहे थे, बाकी सब बाहर ही खड़े थे। यहाँ अंदर मनीषा जी काफी बेसब्री के साथ दादाजी की प्यारी पोती का इंतजार कर रही थी। वह इस वक्त हाल में हाई बैठी थी। जैसे ही जूते की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ता है, वह जान जाती है कि वह लोग अंदर आ चुके हैं। वह अपनी नजरें गेट की ओर करती हैं। जैसे ही वह सामने देखते हैं तो उन्हें एक लड़की बहुत ही शान के साथ अंदर आते हुए दिखती है। उसके पीछे 5 लोग और चल रहे थे। वह देख सकती थी कि इस लड़की के पास से काफी पावरफुल ऑरा झलक रहा था। ऐसे जैसे वह लड़की पास आ रही थी, मनीषा जी को कुछ जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था। मनीषा जी अपनी जगह पर अभी भी बैठी हुई थी। इस वक्त मनीषा जी ने अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा रखा था, क्योंकि वह जान रही थी कि जो लड़की उनसे मिलने आ रही है वह उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। वही जैसे ही किया की नजर मनीषा जी पर पड़ती है, वह एक पल के लिए तो आश्चर्य में पड़ जाती है। शंकर भी जैसे ही अपने सामने बैठी लेडी को देखा है, वह भी आश्चर्य में पड़ जाता है। ये तो वही लेडी है जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले जान बचाई थी। किया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में कैसा इत्तेफाक है जिससे हम मिलने वाले होते हैं, पहले ही अनजाने में ही उनसे मिल जाते हैं। अक्सर ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। वह पास जाकर मनीषा जी के सामने खड़ी हो जाती है। इस वक्त किया के सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे, जिस वजह से मनीषा जी उन लोगों को ठीक से नहीं पहचान पा रही थी, पर उन्हें पूरा यकीन था कि वह इन लोगों को पहले भी कभी अच्छी हैं। उन्हें ये लोग कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। किया मनीषा जी को ग्रीट करती है। मनीषा जी भी उन सब का वेलकम करती हैं और उन्हें बैठने को कहती हैं। इस समय उनकी नजरें किया पर बनी हुई थी। वह इन आंखों को पहचानती थी, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन है। तभी किया अपने चेहरे से मास्क को उतार देती है। जैसे ही किया अपने मास्क को उतारती है, मनीष जी की किया को देखकर आंखें ही बड़ी हो जाती है। इस समय उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उनका दिल खुशी के मारे नाच रहा था। क्या यही दादाजी की पोती है? उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह जल्दी से उठकर किया के बगल में जाकर बैठ जाती है और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगती है और जल्दी से किया को अपने गले से लगा लेती हैं।
का ये सब करना किया को भी अच्छा लगता है। इस समय किया को उनसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। वो समझ सकती थी कि इस समय उनके सामने बैठी आंटी इतनी ज्यादा क्यों खुश हैं। तभी मनीषा जी किया से कहती हैं, बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप वीरेंद्र दादाजी की पोती हैं। इस समय तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। वह तो नॉनस्टॉप अपनी बातें ही शुरू कर देती हैं। किया एक तक बस उनके खुशी से भरे चेहरे को देखे जा रही थी। उसे अपनी यह मनु आंटी बहुत ज्यादा पसंद आती है। पता नहीं क्यों जब किया ने इन्हें पहली बार देखा था तभी वो उन्हें अपनी सी लग रही थी, पर उसे क्या पता था कि यह सच में कोई उनकी अपनी ही है। तभी मनीषा जी कहती है कि वीरेंद्र अंकल को पता चलेगा कि तुम वही बच्ची हो जिसने मेरी जान बचाई थी, वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो किया के प्यार से चेहरे को देख रही थी जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। अब तो उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वह किया को ही अपनी बहू बनाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें रेहान को कितना भी मानना पड़े, किसी तरह से भी मानना पड़े, पर वह किया के लिए रेहान को जरूर मनाएगी। वही किया भी उन्हें देखकर खुश थी। मनीषा जी सर्वेंट को ऑर्डर देकर जल्दी से इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती हैं। तभी किया उनसे कहती है, आंटी जी अपना हाथ दिखाएं, मैं एक बार आपको चेक कर लेती हूँ। वैसे भी मैं आपको चेक करने आने ही वाली थी पर मुझे अभी वक्त नहीं मिल पाया था। वैसे आपकी तबीयत अब कैसी है? किया बात करते हुए ही मनीषा जी के हाथों की नब्ज चेक करने लगती है। अभी तो सब कुछ नॉर्मल था पर उसे अच्छे से पता था कि अगर सही वक्त पर एंटीडोट नहीं मिला तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या मनीषा जी रेहान से किया की मुलाकात करवा पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 97, सायरा का गुस्सा। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया और मनीषा जी की मुलाकात होती है। अब आगे जहां एक तरफ किया और मनीष जी की मुलाकात हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ रेहान बहुत ही उखड़े मन से अपने विला पहुंच जाता है। इस वक्त उसकी मन अपनी एंजल से बात करने को कर रहा था। उसे अपनी एंजल की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी एंजल से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, पर वो किसी बहाने से उससे मिले। वो अपने रूम में जाता है और अपने कोट को उतारकर कोच पर फेंक देता है। इस समय वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। वह कोच पर थोड़ी देर के लिए अपना सर टिक कर बैठ जाता है। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी और उसके सामने किया का प्यारा सा चेहरा घूम रहा था। उसकी बेकरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी एंजल को अपने पास लाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि उसकी एंजल उसके पास हमेशा के लिए चली आए। अभी तो उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वह कहाँ से आती है और कहाँ गायब हो जाती है, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की थी उसके बारे में पता लगाने की, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया था। वह जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और कपड़े चेंज कर आकर अपने बेड पर लेट जाता है। वो अपने हाथों में अपने फोन को पकड़कर एक तक देख रहा था। वह बार बार अपने दिल को रोक रहा था, पर उसके हाथ रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे। आखिर में तंग आकर वह किया का नंबर डायल कर देता है। अभी किया मनीषा जी से बातें कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वह जैसे ही फोन पर रेहान क्या नंबर देखी है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह तुरंत ही अपने फोन को साइलेंट कर देती है। वह इस वक्त बिल्कुल भी रेहान का फोन नहीं उठा सकती थी, क्योंकि जब भी वह रेहान से बातें करती थी उसे अजीब सी फीलिंग होती थी। इस वजह से उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकाल पाती थी। और अगर इस तरह से उसे मनीषा जी देख लेंगे तो क्या सोचेगी, यही सब सोचकर वह फोन को रिसीव नहीं करती है।
वहीं दूसरी तरफ रेहान का फोन नहीं रिसीव होता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तरह तरह से ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। क्या हुआ, वह मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है? क्या कोई बात हो गई? क्या उसे कोई गलतफहमी हो गई? क्या वह मुझे छोड़ देगी? पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप उसके दिमाग में चलने लगता है। वो अपने आप में ही कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, वो मुझे छोड़ नहीं सकती है। वो फिर से फोन करना चाहता था पर उसके दिल में एक डर बैठ जाता है, जिस वजह से वह फोन नहीं कर पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी उसने फोन ना रिसीव किया तो उसका दिल टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अशोक जी और राजेंद्र जी रेहान के दादाजी से बात करते हैं। रेहान के दादाजी उन लोगों को रेहान के बारे में जो भी बात हुई थी सब कुछ बता देते हैं। वो खुद नहीं समझ रहे थे कि रेहान ऐसा क्यों कर रहा है। वो इस बारे में मजबूर हैं। ऐसा करके वह भी फोन रख देते हैं। दूसरी तरफ सायरा को जब पता चलता है कि अब रेहान के दादाजी भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद रेहान की माँ उसे पसंद नहीं करती है, इस वजह से ये सब किया धरा उन्हीं का है। इस वक्त सायरा को रेहान की मां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि रेहान की मां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सायरा का बस चलता तो रेहान की मां की जान ही निकाल लेती। सायरा मन ही मन हजारों गालियां दे रही थी। इस वक्त सायरा ने अपने कमरे की हालत खराब कर दी थी। वह जब से अपने रूम में आई थी उसने रूम के सभी सामान को तोड़ दिया था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वही सायरा के मम्मी पापा भी परेशान थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से रेहान ने ऐसा फैसला क्यों कर लिया। इतने सालों से तो उसने कुछ भी नहीं कहा था, पर यह अचानक उसे क्या हो गया, वही राजेंद्र जी भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। आगे एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 98, मनीषा जी की खुशी। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जी किया को रेहान से मिलने का प्लान मन ही मन बना रही थी। किया से मिलने के बाद इन्होंने किया की सारी इन्फॉर्मेशन निकल वाली थी और उन्हें भी बस उतना ही पता चला था जितना सबको पता चल रहा था कि वह गांव की पढ़ी लिखी है और वो कपूर खानदान की बेटी थी, पर उसे अब छोड़ दिया गया था। इस वजह से वह थोड़ा कंफ्यूजन में थी, लेकिन अब उन्हें इतना तो पता था कि किया का बैकग्राउंड मामूली नहीं है। जब वो माफिया क्वीन है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आइडेंटिटी छुपा कर रखी गई होगी और उन्हें किया के बारे में ये भी पता था कि वह एक बड़ी हैकर है, तो जाहिर सी बात है कि यह सब करना उसके लिए बहुत ही आसान होगा। पहले तो उन्हें थोड़ी परेशानी थी कि वह किया को कैसे राजी करेगी, पर अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। वो वीरेंद्र दादाजी से कहकर किया को किसी भी तरह से राजी कर लेगी। किया से अच्छी बहू उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। वह किया को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती हैं, पर किया इस वक्त उन्हें मना कर देती है। वो उनसे कहती है कि आंटी जी अभी मुझे जरूरी काम है, इस वजह से मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकती हूँ, फिर कभी जरूर आऊंगी। इस वक्त मनीषा जी को यह नहीं पता था कि किया रघुवंशी परिवार की ही बेटी है। वो तो अभी भी किया को सिर्फ कपूर परिवार से ही समझ रही थी। मनीष जी इस समय किया के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। उन्हें किया और उनकी बातें बहुत ही प्यारी लगती है। बातों ही बातों में वक्त का पता नहीं चलता। तभी किया उनसे इजाजत लेते हुए कहती है कि आंटी जी अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। वो किया से प्रॉमिस लेती हैं कि वो उनके बुलाने पर जरूर उनके घर डिनर पर आएंगे। किया भी उनसे प्रॉमिस कर देती है। इसके बाद किया वहां से निकल जाती है। इस वक्त मनीषा जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर में वह खुश भी क्यों ना हो, इतने दिनों से जिस वजह से वह परेशान थी,
आज वो परेशानी पूरी तरह से दूर हो गई। वह बहुत ही खुशी खुशी वहां से अपने घर के लिए निकल जाती हैं। वह ये बात घर में जाकर सबको बताना चाहती थी। वही किया अपने फार्म हाउस पहुंचकर शंकर को मनीषा जी की सिक्योरिटी के बारे में समझा देती है और वह अपने लैब में जाकर कुछ दवाएं को तैयार करने लगती है। अगर वह कुछ वक्त तक ये दवाएं उन्हें देती रहेगी तो उनके ऊपर पॉइजन का असर कम दिखेगा। अब किया को हर कीमत पर उसे पॉइजन का एंटीडोट बनाना था, क्योंकि वह अपने मनु आंटी को इस तरह से मारता हुआ नहीं देख सकती थी। इस वजह से वह थोड़ा परेशान थी, क्योंकि कुछ मटेरियल तो उसके पास उपलब्ध थे पर कुछ के लिए उसे बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके बाद भी भरोसा नहीं था कि वह सामान उसे मिल पाएगा भी कि नहीं। लेकिन तब तक के लिए वह जो कर सकती है उतना तो करेगी ही। वही काफी देर हो चुका था, किया अब तक घर नहीं पहुंची थी। अमन परेशान था। दूसरी तरफ मयंक भी परेशान था कि आखिर में किया इतनी देर तक कहाँ हो सकती है। राजेंद्र जी तो अपनी प्रिंसेस हो, जब तक अपनी आंखों से ना देख लेते उनके तो दिल को तसल्ली ही नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि किया ने सुबह से ही किसी को फोन नहीं किया था और जैसे ही वहां से निकली वो अपने लैब में चली गई। इस वजह से उसे मौका ही नहीं मिला कि वह किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और उसे आदत भी तो नहीं थी किसी को बताने की, क्योंकि वह कहाँ आती है और कहाँ जाती है इस बात की परवाह करने वाला अब तक उसके पास कोई था भी तो नहीं। शायद इसी वजह से या इन लोगों को बताना ही भूल गई। जब अमन इंतजार करते करते थक जाता है तो वह अपने बड़ी माँ के कमरे की ओर बढ़ जाता है। वह उनका डोर नॉक करके अंदर आने की इजाजत लेता है। कमरे में उसके बड़ी माँ और बड़े पापा दोनों मौजूद थे। वह अमन को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ अमन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अमन जल्दी से उनसे पूछता है, डैड क्या किया का कोई कॉल आया? उसने बताया कि वह कब तक में घर पहुंचेगी, वह इस वक्त कहाँ है? वो लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी राजेंद्र जी उसे चुप करते हुए कहते हैं, अरे पहले अपना मुंह तो बंद करो, तब हम तुम्हें कुछ बताएंगे। वही उनकी बातों को सुनकर अमन को ध्यान आता है कि वह जब से आया है लगातार बोल ही जा रहा है। वह जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। उसकी इस हरकत को देखकर श्रीजी मुस्कुराने लगती हैं। तभी राजेंद्र जी कहते हैं कि अरे हमें भी अभी तक नहीं पता है कि किया कहाँ है और ना ही उसने हमें कोई कॉल किया है। हम भी बहुत देर से परेशान हैं। तभी अमन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो रुकिए, मैं किया के पास फोन करता हूँ। उसकी बातों को सुनकर राजेंद्र जी जल्दी से अमन का फोन अपने हाथों में छीन लेते हैं और कहते हैं, रुको रुको, तुम क्या बात करोगे, मैं ही बात कर लेता हूँ। उनकी ऐसी जल्दबाजी देखते हुए अमन अपना मुंह बना लेता है। आखिर में वह अपनी बहन से बात करने जा रहा था, पर उसके डैड थे कि उसकी बहन से उसे बात ही नहीं करने देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मनीष जी अपने घर पहुंचती हैं, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। ये देखकर सुरेंद्र जी को थोड़ा आश्चर्य होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि इनकी बीवी आज क्यों इतना मुस्कुरा रही है। आखिर में वह कहाँ गई थी? सभी लोग इस समय हाल में बैठे हुए थे। मनीष जी उनके पास जाकर खुशी खुशी कहती हैं, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहते हुए वह सुरेंद्र जी के बगल जाकर बैठ जाती हैं। तभी सुरेंद्र जी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ वह तो तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि आप आज बहुत ज्यादा खुश हो। तभी मनीष जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हैं और कहती हैं, हाँ वाकई में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उनकी खुशी को देखकर सुरेंद्र जी के मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है। आखिर में उनकी यह बेटी बहुत कम ही मुस्कुराती है और आज अगर वह इतना ज्यादा खुश है तो जरूर कुछ खास बात होगी। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा आप इतना ज्यादा क्यों खुश हैं?
क्या हमें नहीं बताएंगे, शायद हम भी खुश हो जाएं। उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी कहती है कि हाँ पापा, अगर आप ये बात सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, बात ही ऐसी है। अब तो सबके मन में उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर में क्या बात है। तभी रेहान की दादी मनीष जी से कहती हैं, अरे कहानी ही बूझती रहोगी या आगे भी कुछ बताओगी। मनीष जी उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती हैं कि अरे माँ, थोड़ा सब्र रखो, बताती हूँ। मनीषा जी की बातों को सुनकर दादी माँ चीख जाती हैं और अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, अरे कब से तो कहे जा रही हो बताती हूँ, पर बताती कुछ नहीं हो। जो बताना हो जल्दी बताओ, वरना मैं बाद में सुनने वाली नहीं हूँ। उनकी इस बेताबी को देखकर मनीषा जी हंसने लगते हैं। उनकी माँ भी बिल्कुल बच्ची बन जाती हैं, उनसे थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है। तभी सुरेंद्र जी कहते हैं, हाँ बीवी, जल्दी बताओ क्या बात है, हम भी तो जाने आखिर में आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हैं। मनीष जी कहती है कि आज मैंने आप सबके लिए बहू ढूंढ ली है। उनकी बातों को सुनकर सबको आश्चर्य होता है। तभी सुरेंद्र जी कहते हैं कि अपने बहू ढूंढ ली है, कौन है और कैसी है, और क्या रेहान इसके लिए मान गया है। उनकी बातों को बीच में रोकते हुए ही मनीषा जी कहती हैं, अरे बस इतना सा काम तो आप लोगों को करना है कि आप लोग किसी तरह से रेहान को मनाने में मेरा साथ देना है। उनकी बातों को सुनकर सभी का मुंह बन जाता है। लड़की देखना तो दूसरी बात है और रेहान को मनाना बहुत बड़ी बात है। वो किसी की सुनी तब तो कोई उसे मनाई, वह सब बातें कर रहे थे। तभी दादाजी सबको बीच में छुप कर आते हुए कहते हैं, नहीं बहू, मैं रेहान से बात कर ली है। रेहान को मेरे पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी और मैं रेहान के लिए पहले ही लड़की पसंद कर ली है। उनकी बातों को सुनकर तो अब सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या दादाजी ने रेहान के लिए लड़की पसंद कर ली है और रेहान ने भी उनकी बात मान ली है। मनीषा जी का तो मुंह ही बन जाता है। क्या वह अपनी प्यारी बच्ची को अपनी बहू नहीं बना पाएंगे, और दादाजी ने कौन सी लड़की ढूंढी है उनके रेहान के लिए। मनीषा जी तुरंत रहती हैं, पापा आपने रेहान के लिए कैसी लड़की ढूंढी है, क्या वह रेहान के काबिल भी है, आपने उसके बारे में कुछ पता किया है, वह किस घर से है, किस परिवार से है, कहाँ की है, और वह रेहान के लायक है भी कि नहीं। उनकी बातों को सुनकर दादाजी अपनी भावह उठाकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। क्या मैं रेहान के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की ढूंढ लूंगा। वह लड़की लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और वह इस काबिल है कि वह रेहान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तभी मनीषा जी दादाजी की बातों को काटते हुए कहती है कि पापा जी, आप एक बार मेरी पसंद की हुई लड़की से मिल लीजिए। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत और होनहार है कि आप उसे मिलने के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। पर दादाजी तो मनीषा जी की बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वह तो अपनी जीत पर ही बैठ गए थे कि वह अपनी पसंद की ही लड़की से रेहान की शादी करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जी भी जिद कर रही थी कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करवाएंगे। वही बच्चे दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वह बेचारे इन बाप बेटी के बीच में कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि इन दोनों के पसंद की लड़की कौन है। वही उन दोनों का तो कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था। वो दोनों अपनी ही जिद पर अड़े थे। अब उन दोनों को क्या पता था कि वो बेचारे एक ही लड़की के लिए लड़ रहे हैं। जब किया उनके घर आएगी और दादाजी और मनीष जी की मुलाकात जब किया से होगी तो दोनों का मुंह ही देखते बनेगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को सुनना बिल्कुल ना भूले, और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।